तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शुरू करने से पहले जान लो कि लॉन्ग रन में कौन कौन सी कॉस्ट होती हैं, क्या बिहेवियर है कॉस्ट का, कॉस्ट के क्या कंसेप्ट है उसको जानते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों लॉन्ग रन का कॉस्ट कंसेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर से शुरू करते हैं, अब शॉर्ट रन खत्म हो गया, अब शुरू करेंगे लॉन्ग रन का क्या कॉस्ट कंसेप्ट है। सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो बच्चों, तो लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं। लॉन्ग रन में आपका कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है बच्चों? हमने इतना पढ़ा है कि इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन all the factors of production, all the factors of production are variable, all the factors of production are variable। फिर हमने पढ़ा कि fixed factors can also be changed, fixed factors can also be changed in long run। फिक्स्ड फैक्टर्स को भी हम लॉन्ग रन में बदल देते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। हेंस इसी रीजन की वजह से, इसी रीजन की वजह से इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिसअपीयर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिसअपीयर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं होती। हम बोलेंगे कि इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सुनना ध्यान से, इन द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज there is no there is no fixed cost in the long run, there is no fixed cost in the long run। ठीक है, तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट तो होती ही नहीं, इसी वजह से जो भी टोटल कॉस्ट है वही वेरिएबल कॉस्ट है। एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं बच्चों। हमने अब तक ये पढ़ा शॉर्ट रन में कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको अच्छे से पता है बच्चों। लेकिन बात क्या है कि लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट तो जीरो होती है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स को बदल दिया जाता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट बदल जाती है वेरिएबल कॉस्ट में। फिक्स्ड कॉस्ट तो होती नहीं, ना के बराबर आप मान के चलो। तो फिक्स्ड कॉस्ट अगर जीरो है तो जो भी टीसी है वो आपका टीवीसी के बराबर होगा। तो लॉन्ग रन में आप मान के चलेंगे टीसी इक्वल टू टीवीसी। सो इन द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट जिसको आप बोलते हैं एलटीसी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आपको? ये बात आपको भूलनी नहीं है बच्चा। अब देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या है? जितना भी टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन द लॉन्ग रन इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। अब देखो पहला कंसेप्ट, व्हाट इज एलटीसी? एलटीसी क्या है? इट रेफर्स टू द total expenditure incurred on production of goods and services, in the long run, production of goods and services in the long run। जितना भी टोटल खर्चा एक फर्म ने गुड सर्विस बनाने के लिए लॉन्ग रन में किया, उसको बोला हमने एलटीसी। सर एलएसी क्या होगा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ध्यान से सुनना, इट रेफर्स टू द पर यूनिट of long run total cost, per unit of long run total cost to produce 1 unit of output। per unit का मतलब यही है, 1 unit of output। एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एलटीसी का पर यूनिट है वही आपका एलएसी है।
इन सिंपल लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि LAC इज इक्वल्स टू लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। समझ में आ रहा है आपको? तो इट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ LTC। फॉर्मूला आपके सामने बन गया बच्चों, LTC डिवाइड बाय Q। वेरी सिंपल। इसके बाद अब हम एक टॉपिक शुरू करेंगे कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, इसकी शेप कैसी होती है, इसके रीजंस क्या है। तो LAC के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनाया गया बच्चों। LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ऊपर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया गया, दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। इसको हम शुरू करेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आया कि लॉन्ग रन में क्या होता है बच्चों। लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सबसे पहली बात। दूसरी बात, लॉन्ग रन में जितनी लॉन्ग रन में वेरिएबल कॉस्ट है वही सारी टोटल कॉस्ट है। तो लॉन्ग रन में आप एवरेज कॉस्ट अगर निकालो तो कैसे निकालोगे? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे क्वांटिटी से, आपका आ जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की एक यूनिट ऑफ आउटपुट। सिर्फ सिंगल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्ग रन में कितना खर्चा आया फर्म का, वो है LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एक छोटी सी बात और सुनना बच्चों, हमने शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में डिफरेंस पढ़ा था। वो डिफरेंस क्या था? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों कि लॉन्ग रन में डिमांड और सप्लाई दोनों ही मोर एक्टिव होते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। क्योंकि लॉन्ग रन में एक फर्म कितनी भी सप्लाई करने को तैयार होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में एनफ टाइम होता है फर्म के पास गुड्स को प्रोड्यूस करने में और डिमांड को एडजस्ट करने में, सप्लाई को एडजस्ट करने में अकॉर्डिंग टू डिमांड। ये मैं बोलना चाहता हूं। तो शॉर्ट रन में क्या था? शॉर्ट रन में फर्म के पास इतना एनफ टाइम नहीं है कि जितनी डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई कर दे, क्योंकि शॉर्ट रन में हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स को नहीं। लॉन्ग रन में एक फर्म को, एक प्रोड्यूसर को, एक मैन्युफैक्चरर को बहुत सारे मल्टीपल डिसीजन लेने होते हैं, क्योंकि लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट भी होते हैं। मेरी बात सुनना, लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट होते हैं। प्लांट मींस कि जहां पर प्रोडक्शन होता है उसे हम प्लांट बोल देते हैं। स्मॉल प्लांट भी होते हैं, मीडियम प्लांट भी होते हैं, लार्ज साइज प्लांट भी होते हैं। तो लॉन्ग रन में फर्म को ये डिसीजन लेना होता है कि मुझे अपनी, अगर लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना, देखो हर फर्म का एम क्या है, एवरी प्रोड्यूसर एम्स टू मिनिमाइज द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन में हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि अपनी एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। अगर लॉन्ग रन में किसी प्रोड्यूसर को अपनी एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, तो उसको डिसीजन लेने होंगे रिलेटेड टू कि कौन सा टाइप ऑफ प्लांट चूज किया जाए कितनी आउटपुट के लिए। लॉन्ग रन में अलग अलग लेवल की आउटपुट आप प्रोड्यूस करते हो, तो अलग अलग लेवल के आउटपुट के लिए स्पेशल साइज ऑफ प्लांट भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्लांट इस आउटपुट के लिए सुटेबल है। आपने थोड़ी सी आउटपुट के लिए बड़ा प्लांट चूज कर लिया, आपके लिए वेस्ट है। आपने ज्यादा आउटपुट के लिए छोटा प्लांट यूज किया तो भी आपके लिए खराब है। तो आपको हमेशा ये डिसाइड करना है कि मेरी आउटपुट मेरे साइज ऑफ प्लांट से कैसे मुझे कोऑर्डिनेट करनी है, तब जाके आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होगी। और जब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो आप प्रॉफिट में होगे लॉन्ग रन में, वरना नहीं होंगे बच्चों। तो लॉन्ग रन में फर्म को मल्टीपल डिसीजन लेने हैं, और वो डिसीजन कैसे लेनी है ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो बेसिक मैंने आपको बताया, तो इस टॉपिक को हम बहुत ध्यान से करेंगे बच्चों। शुरू करते हैं बच्चों, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ध्यान देना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो बच्चों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक फर्म को डिसाइड करना है कि लॉन्ग रन में कितना प्रोडक्शन किया जाए, सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैसे डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्शन किया जाए? बच्चों मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट साइज के प्लांट होते हैं। लॉन्ग रन में फर्म के पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के प्लांट होते हैं, ठीक है। अब फर्म के पास अगर अलग अलग साइज के प्लांट है तो फर्म क्या करेगी, एक स्पेशल आउटपुट को स्पेशल प्लांट से प्रोड्यूस करेगी। मेरी बात समझ रहे हो? अलग अलग साइज के प्लांट है, हर प्लांट की अपनी एक अलग खूबी है, हर प्लांट की अपनी एक अलग पॉजिटिव चीजें हैं। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें होती है, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इस प्लांट से मेरा क्या फायदा होगा कि मैं प्लांट चूज करूं, और उस प्लांट से क्या फायदा नहीं होगा कि उसको चूज ना कर। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा
मैं 2 प्लांट एटलीस्ट लेके चलूंगा, हम 3 4 5 6 प्लांट भी लेके चल सकते हैं, मैं कम से कम मिनिमम 2 प्लांट लेके चलूंगा और आपको समझाऊंगा कि दोनों प्लांट में से एक फर्म कौन सा प्लांट चूज करती है और कौन सा नहीं। एक फर्म कैसे डिसाइड करती है कि ये प्लांट चूज करूं या वो वाला प्लांट चूज करूं। सर 2 बातें हैं, आप देखो कि आपकी कॉस्ट कौन से प्लांट से मिनिमम आती है, सो सिंपल। आपकी कॉस्ट कौन से प्लांट से कम आती है उससे आप प्रोड्यूस करो। तो आप 2 प्लांट को इस तरह से रखेंगे कि आप लॉन्ग रन में ये देख पाए कि मेरे को कौन सा प्लांट चूज करना चाहिए, मेरे लिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट क्या है। व्हाट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट? कि मेरा आउटपुट अगर इस लिमिट से ज्यादा हुआ, मेरा आउटपुट एक गिवन लिमिट से ज्यादा हुआ, तो मेरी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, मुझे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। मेरे को उतना प्रोड्यूस करना चाहिए जहां तक मेरी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। पता है बच्चों, एक छोटी सी बात है, क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, कि एक फर्म लॉन्ग रन में कब तक प्रोडक्शन करेगी। एक फर्म लॉन्ग रन में तब तक प्रोडक्शन करेगी जब तक उसकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरती रहेगी। मेरी बात समझ रहे हो? एक फर्म लॉन्ग रन में उतना प्रोडक्शन करेगी जब तक प्रोडक्शन करेगी जब तक उसकी लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी। और जब लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, वो प्रोडक्शन, वो प्रोड्यूसर के लिए सबसे ऑप्टिमम पॉइंट है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, देखो हमेशा कॉस्ट कम नहीं होती, हमेशा कॉस्ट मिनिमम भी नहीं रहती। एक टाइम ऐसा आता है लॉन्ग रन में प्रोड्यूसर अपने लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा देता है। जिस दिन प्रोड्यूसर ने अपने लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया, उस दिन फर्म की एलएसी बढ़ने लगेगी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ने लगेगी। उस आउटपुट के बाद कोई फर्म, कोई प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक मिनिमम पॉइंट के बाद आपकी फर्म को डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकती है। व्हाट इज दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल? बच्चों मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म अपने प्रोडक्शन स्केल को एक्सपैंड कर सकती है, और स्केल को उतना एक्सपैंड करो जितना आप संभाल सकते हो। तो स्केल को एक्सपैंड करना ये फर्म के हाथ में है, और फर्म लॉन्ग रन में एक्सपैंड कर सकती है। तो स्केल को बियॉन्ड द लिमिट एक्सपैंड करोगे, दिस इकोनॉमीज, डी बेनिफिट्स तो होंगे। स्केल को एक्सपैंड करने से बेनिफिट भी होंगे, लेकिन लिमिट से ज्यादा एक्सपेंड करोगे बिजनेस को, अपने स्केल को, तो आपको डी बेनिफिट्स यानी डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी हो सकती है बच्चों। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, जो हम बनाएंगे अभी, डेरिवेट करेंगे, वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के बेस पे डेरिवेट करेंगे। हमें शॉर्ट रन की कॉस्ट पता है, हमें प्लांट की कॉस्ट पता है, हम लॉन्ग रन कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो बच्चों LAC जो शेप आएगी आपके पास, देखना कैसे, अभी नहीं बताऊंगा कैसी आएगी, पढ़ो समझो फिर देखो कैसी आएगी। तो जैसी भी शेप आएगी LAC की, उस शेप के जो रीजंस होंगे ना, वो होंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आपको बता सकता हूं, क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल में आप लोगों ने पढ़ लिया टॉपिक। रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन चैप्टर में लॉन्ग रन में था। रिटर्न्स टू स्केल में 3 स्टेज थी। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मतलब स्केल को बढ़ाने से, प्रोडक्शन के साइज को बढ़ाने से, अगर आपकी आउटपुट बहुत इंक्रीजिंग, बहुत फास्ट रेट से आ रही है, आपका आउटपुट का प्रोपोर्शनेट चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, तो आपका इंक्रीजिंग स्केल है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपने प्रोडक्शन के स्केल को एक्सपैंड किया, आपको फायदे हुए, आपका इंक्रीजिंग स्केल आया। आप प्रोडक्शन के स्केल को लिमिट से ज्यादा एक्सपैंड करोगे, आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएगा। रीजन क्या होगा? डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों प्रोडक्शन कॉस्ट बिल्कुल कनेक्टेड है, रिटर्न्स टू स्केल ही कनेक्टेड है किससे? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से सर, क्योंकि लॉन्ग रन में ही होता है रिटर्न टू स्केल, और लॉन्ग रन में ही पढ़ रहे हैं एवरेज कॉस्ट। दोनों आपस में कनेक्टेड है। समझाऊंगा कैसे कनेक्टेड है। पहले इतना जान लो कि हाउ टू डेरिवेट LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सिंपल सा आंसर है, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, हमेशा बनता है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कैसे डिटरमाइन करते हैं। आंसर इज विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को लॉन्ग रन में मैं बोलूंगा प्लांट कर्व। कौन सा कर्व? प्लांट कर्व। सर नया नाम बताया, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को मैं प्लांट कर्व बोल सकता हूं, क्योंकि एक प्लांट की कॉस्ट मुझे कौन बताएगा? शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट। ध्यान रखना, मैं 2 अलग अलग साइज के प्लांट लूंगा, पहला प्लांट, दूसरा प्लांट। पहला प्लांट स्मॉल प्लांट, दूसरा प्लांट बिग प्लांट, अलग अलग साइज के प्लांट ले लिए। स्मॉल प्लांट की कॉस्ट मान लो मैंने ले लिया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1। बड़ा जो प्लांट है उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो नाम है, मैंने ले लिया SAC2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व
टू, दो प्लांट दो कॉस्ट, दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कौन सी आउटपुट कौन से प्लांट को सूट करती है, किससे प्रोडक्शन करना चाहिए, कौन से प्लांट से प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा, सुनना ध्यान से। सर मीनिंग हम कर चुके। सबसे पहले हम एज्यूम कर रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो प्लांट है, टू प्लांट्स। ये आपकी अजम्पशन है बच्चा, आपके पास दो प्लांट है, ये आपकी अजम्पशन है, ठीक है। दो प्लांट में से जो पहला प्लांट है वो है स्मॉल प्लांट, करेक्ट है। जो दूसरा प्लांट है वो है लार्ज प्लांट, एकदम करेक्ट, लार्ज प्लांट। जो स्मॉल प्लांट है उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो नाम है मैंने रखा SAC1। स्मॉल प्लांट इज SAC1, ध्यान रखना। छोटा प्लांट जो है SAC1 है, जो लार्ज प्लांट है वो है SAC2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2। हम इन दोनों प्लांट की मदद से हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बन गया कि हाउ टू डिटरमाइन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, विल से विद हेल्प ऑफ प्लांट कर्व। हम प्लांट कर्व की मदद से लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो सिंपल। चलो अब सुनना बच्चों, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा, छोटा सा डायग्राम। अब ध्यान देना कि मैं क्या बना रहा हूं, करेक्ट एकदम। ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस। सुनना बच्चों ध्यान से, डायग्राम बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश करता हूं कि मैं डायग्राम बहुत सुंदर साफ बनाऊं, बट मजबूरी है, हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है बच्चों, तो डायग्राम थोड़े से परफेक्ट नहीं बन पाते। बट हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं डायग्राम परफेक्ट बनाऊं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे लेके चल रहा हूं बच्चों मैं कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट। सो सिंपल, कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ आउटपुट, वेरी सिंपल। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने दो प्लांट लिए, एक SAC1 एक SAC2। इतना प्यारा डायग्राम कभी नहीं बना मुझसे ऐसा डायग्राम। SAC1 SAC2, सर आप भी मजे ले रहे हो बिल्कुल। SAC1 SAC2, दो प्लांट का बन गए, एक SAC1 एक SAC2, वेरी सिंपल। अब क्या है बच्चों कि मान लो मैं चाहता हूं कि मैं OM, O ओरिजिन है आपका, मैं चाहता हूं कि मैं OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करूं। मैं चाहता हूं कि मैं OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करूं। सर अगर मैं OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहूंगा तो जो SAC1 है स्मॉल प्लांट, बच्चों प्लांट जो कर्व है ना, प्लांट कर्व आपको ये बताएंगे कितनी आपकी कॉस्ट आ रही है। सर कैसे? देखो ध्यान दो, ये हमने कॉस्ट लिया वाई एक्सिस पे, आपकी कॉस्ट OM लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो आप। एक प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं OM, O से लेके M तक इतना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहता हूं। अगर मैं SAC1 प्लांट से करता हूं तो मेरा एक पॉइंट मेरे पास आ गया, दैट इज AM। ये मेरी कॉस्ट पता चल गई मुझे कि SAC1 से जो मेरी कॉस्ट आएगी बच्चों, वो मान लो आएगी O से लेके C तक, या फिर मैं बोल सकता हूं बच्चा A से लेके M तक, ये मेरी कॉस्ट है। सर मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर आप OM लेवल ऑफ आउटपुट, OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट फ्रॉम SAC1, वो आपकी आ रही है इज इक्वल्स टू, सर A से लेके M तक। सो सिंपल, A से लेके M तक। अगर इसी आउटपुट को आप SAC2 से प्रोड्यूस करेंगे, इसी आउटपुट को आप SAC2 से प्रोड्यूस करेंगे, मैंने एक्सटेंड कर दिया, क्यों एक्सटेंड किया, ये देखने के लिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। सर अगर आप OM आउटपुट को SAC2 से प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी कॉस्ट आ रही है सर B से लेके M तक। इतनी ज्यादा कॉस्ट, B से लेके M तक पूरी आपकी कॉस्ट है। आपकी कॉस्ट फ्रॉम SAC2, अगर एक प्रोड्यूसर OM लेवल ऑफ आउटपुट को SAC2 से प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्ट आती है B से लेके M तक। बच्चा समझ में आया है नहीं आया? तो स्मॉल प्लांट कौन सा है? SAC1। लार्ज प्लांट कौन सा है? SAC2। तो अब बताओ कि कौन से प्लांट से कम कॉस्ट आ रही है, कौन से प्लांट से ज्यादा कॉस्ट आ रही है?
सर SAC1 से बहुत कम कॉस्ट आ रही है ए से लेके एम तक बस, और SAC2 से कॉस्ट ज्यादा आ रही है बी से लेके एम तक। तो प्रोड्यूसर विल चूज विच प्लांट? सर स्मॉल प्लांट SAC1, सो सिंपल। सो प्रोड्यूसर विल चूज SAC1 स्मॉल प्लांट, समझ में आ रहा है, टू प्रोड्यूस OM लेवल ऑफ आउटपुट, टू प्रोड्यूस OM लेवल ऑफ आउटपुट। सर ये समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो कंपैरिजन किया, किसका कंपैरिजन किया? स्मॉल प्लांट की कॉस्ट का लार्ज प्लांट की कॉस्ट से। दो प्लांट थे अलग अलग साइज के। अच्छा, उसके बाद अब मेरी बात सुन लो, अगर प्रोड्यूसर को OM लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करना, OM लेवल ऑफ आउटपुट से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं अब O से लेके N तक इतना प्रोड्यूस करना चाहता हूं, O से लेकर N तक इतना प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो सुनना बच्चों, तो बच्चों ON लेवल ऑफ आउटपुट के लिए प्रोड्यूसर अगर चूज करता है SAC2, तो उसकी कॉस्ट आती है सर B से लेकर N तक। मान लो B पॉइंट हमने ले लिया, इसको हटा देते हैं, तो मान लो कॉस्ट आती है सर D से लेकर N तक, करेक्ट है ना? D से लेकर N तक कॉस्ट आती है अगर SAC2 चूज करता है ON लेवल ऑफ आउटपुट के लिए। अगर सेम आउटपुट प्रोड्यूसर SAC1 से प्रोड्यूस करे तो उसकी कॉस्ट भैया बढ़ जाती है। कितनी हो जाती है? उसकी कॉस्ट हो जाती है F से लेकर N तक। अब बोलो कि प्रोड्यूसर कौन सा प्लांट चूज करेगा? सर SAC2 चूज करेगा, क्योंकि कॉस्ट DN आ रही है और DN जो कॉस्ट है वो FN कॉस्ट से कम है। अब लिखते हैं कि टू प्रोड्यूस, नंबर 2, टू प्रोड्यूस ON level of output, to produce ON level of output, producer will choose, कौन सा प्लांट बोलो बच्चों? Producer will choose SAC2, that is large plant, right? Because जो कॉस्ट है, कॉस्ट from SAC2 is D से लेके N तक, और जो DN कॉस्ट है इट इज लेस देन FN कॉस्ट। तो चूज कौन सा करेगा? DN कॉस्ट वाला, मतलब कि SAC2 प्रोड्यूसर चूज करेगा। OM आउटपुट के लिए चूज किया SAC1, करेक्ट है ना? और ON आउटपुट के लिए चूज किया SAC2, करेक्ट है एकदम। तो प्रोड्यूसर अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग प्लांट चूज करता है। ऐसा क्यों भाई? जिससे मेरी कॉस्ट कम आएगी वही चूज करूंगा ना, जिससे मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है मैं प्लांट क्यों चूज करूं? तो लॉन्ग रन में इस तरह चलता है कि प्लांट को कंपेयर किया जाता है, कौन सा प्लांट मेरी आउटपुट के लिए बेस्ट सुटेबल है, तभी चलेगा ना काम बच्चों। तो अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इन दोनों SAC पॉइंट्स के मिनिमम पॉइंट पे इनको टेंजेंट करके कर्व निकालूं, तो कौन सा कर्व निकलेगा? मेरी बात सुनना, मैं दोनों SAC कर्व के मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैं दोनों SAC कर्व के मिनिमम पॉइंट को ज्वाइन करके एक कर्व निकालता हूं। तो मेरे पास जो कर्व आ रहा है बच्चा, वो आ रहा है फ्लैटेड यू शेप कर्व, जिसे बोलूंगा मैं LAC। सुनना मेरी बात, ये जो कर्व मेरे पास आया बच्चों, मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व मेरे पास आया, इसे बोलूंगा मैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम SAC कर्व्स व्हिच इज कॉल्ड प्लांट कर्व्स। प्लांट कर्व के मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट करके जो कर्व आया इज कॉल्ड LAC कर्व।